जय हिंद दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल एम के एग्जाम स्टडी पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक वर्णमाला, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। चलिए हम लोग जानेंगे आज वर्णमाला। वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट होता क्या है, वर्णमाला क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के जो समूह होते हैं, क्रमबद्ध समूह होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वर्णमाला होते हैं। और एक बात जानेंगे, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52 वर्ण होते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और अयोग वाक्य कितने होते हैं? 2 होते हैं। जैसे अ से लेकर औ तक ये 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और अनुस्वार और विसर्ग जो कि अयोग वाक्य होते हैं। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वर कितने होते हैं? तो 11 होते हैं। अयोग वाक्य कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन? तो अनुस्वार और विसर्ग। उसके बाद चलिए देखते हैं, क से लेकर म तक ये जो होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। आगे डिस्कस करेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन क्या होता है। तो अभी देखते हैं चार्ट द्वारा कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या 25 होती है, क से म तक। उसके बाद है य र ल व, य र ल व, 4 जो होते हैं ये अंतःस्थ व्यंजन। इन्हें क्या कहा जाता है? अंतःस्थ व्यंजन। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। इनकी भी संख्या 4 होती है, तालवी स, मूर्धनी स, दंती स और ह, ये भी 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन, इनकी भी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। उसके बाद आते हैं द्विगुण व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, अंग और ढ ढ। चलिए हम लोग चार द्वारा समझ लिए। अब समझेंगे वर्ण क्या होता है। वर्ण अक्षर ये क्या होता है? तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वह वर्ण या अक्षर कहलाती है। छोटी से छोटी ध्वनि आवाज़ जो हम बोलते हैं, जैसे अ, आ, ई, छोटा ऊ, क, च, ये सब बोलते हैं, तो इसमें ध्वनि जैसे खंड टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वही वर्ण या अक्षर कहलाता है। देखिए उसके बाद है वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के भेद, काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्ण के कितने? 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, एक होता है व्यंजन वर्ण। यहाँ पर लिखा है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं भावेल और व्यंजन वर्ण को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। चलिए उसके बाद हम देखेंगे स्वर वर्ण की परिभाषा। स्वर वर्ण, जिन वर्ण का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि आप समझिए, हम स्वर को बोलने में दूसरी ध्वनियों के, अन्य ध्वनियों के उच्चारण का सहायता नहीं किया जाए तो वह क्या कहलाता है? स्वर वर्ण कहलाता है। और हिंदी वर्णमाला में, पर देखिए लिखा है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने? 11 स्वर होते हैं। कितने? 11 स्वर होते हैं, अ से लेकर औ तक। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ। ये 11 जो होते हैं ये 11 स्वर होते हैं। अब हम देखेंगे स्वर वर्ग के कितने भेद होते हैं। काइंड्स ऑफ वोवेल, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। यानी उच्चारण करने में, स्वर वर्ण को बोलने में समय के आधार पर, बोलने में कितना समय लगता है उस समय के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। चलिए वो कौन से 3 भेद है हम लोग देखते हैं। तो हर्ष स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो चलिए देखते हैं, हर्ष स्वर के बारे में जानते हैं। हर्ष स्वर क्या होता है? जिन स्वरों को उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। जिस स्वर को उच्चारण बोलते समय बहुत ही कम समय लगता है उन्हें क्या बोलते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इन्हें एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वर को एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं और या मूल स्वर भी कहते हैं। तो ये कौन कौन से 4 होते हैं? तो अ, छोटी ई, छोटा उरे, ये 4 जो होता है हर्ष स्वर कहलाता है। नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। देखिए दीर्घ स्वर की परिभाषा देख लेते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण हमें हर्ष स्वर से लगभग लगभग
दोगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण हम हस्व स्वर जितना समय करते हैं उससे दुगुना समय लगे तो उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। इसे इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विमात्रिक, क्योंकि इसमें 2 मात्रा लगे होते हैं तो इसे द्विमात्रिक कहते हैं। कौन कौन होता है, तो आ होता है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये जो 7 है इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। उसके बाद तीसरा था प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जो कि जिन स्वर का उच्चारण करते समय, बोलते समय दीर्घ स्वर से भी अगर अधिक समय ले तो उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, ओम को बोलने में हमें उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लग रहा है तो ये प्लुत स्वर कहलाएगा। और इसे त्रिमात्रिक भी कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये देखिए चार्ट द्वारा समझ लीजिए। स्वरवर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्स्व स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर 7 होते हैं और प्लुत स्वर होता है ओम। चलिए हमारा स्वर वर्ण खत्म हुआ। अब पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए व्यंजन वर्ण क्या कह रहा है, स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी स्वर वर्ण की सहायता से हम जिस वर्ण का उच्चारण करेंगे, स्वर वर्ण की सहायता लेकर उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजनों, उसके बाद है व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी है, 33 है। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 11। व्यंजन वर्ण की कितनी संख्या होती है, तो 3। क से लेकर ह तक ये क्या होते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अब देखेंगे व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के भेद कितने हैं, काइंड्स ऑफ कॉन्सोनेंट। व्यंजन वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ये 3 भेद होते हैं व्यंजन वर्ण के, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। एक एक करके देखेंगे, स्पर्श व्यंजन क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं और ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं। चलिए हम लोग स्पर्श व्यंजन के बारे में जानते हैं। स्पर्श व्यंजन है कि जो व्यंजन कंठ, तालु, मुर्दा, यानी मुर्दा तालु का जो ऊपरी भाग होता है उसे मुर्दा बोला जाता है। उसके बाद है ओठ, दांत के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन जो होता है कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ की सहायता से हम बोले जाते हैं उसे स्पर्श व्यंजन बोला जाता है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इनकी संख्या जो होती है 25 होती है। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। जैसे पहला है क वर्ग, क से लेकर अंग तक ये कंठ, इसे क्या बोला जाता है, कंठ बोला जाता है, क्योंकि ये कंठ द्वारा बोला जा रहा है, क, ख, इस तरह। उसके बाद है च वर्ग, ये तालु द्वारा बोला जा रहा है, हमको बोलने में, उच्चारण करने में तालु का ऊपरी भाग, तालु का मतलब प्रयोग हो रहा है, च, छ, ज, झ, य, तो इसे तालु बोला जाता है। उसके बाद है ट वर्ग, ट वर्ग को मुर्दा बोला जाता है। इसमें ट बोलने में तालु का जो ऊपरी भाग होता है वह स्पर्श हो रहा है। उसके बाद है त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न, इसमें दंत का प्रयोग हो रहा है, यानी जीभ जो है वो दांतों से स्पर्श कर रहा है तो ये इसे दंत बोला जाता है। उसके बाद है ओष्ठ, प, ये प वर्ग यानी प, फ, ब, भ, म, इसको बोलने में हमारा ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है, यानी ओष्ठ जो है स्पर्श कर रहा है तो इसे प वर्ग भी ओष्ठ, इसे ओष्ठ बोला जाता है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। उसके बाद नेक्स्ट था अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन, य, र, ल, व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व 4 जो होते हैं वर्ण होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो इनकी संख्या पूछे तो 4 होती है। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। उसके बाद नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो तलाबी स, मूर्धनी स और दंती स और ह, ये क्या कहलाते हैं, ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 ही होते हैं। उसके बाद है इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या
4 होती है। और एक था संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन उनकी रचना 2 व्यंजनों की मेल से हुई है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की रचना जो होती है वो 2 मेल से हुई है। जैसे देखिए क और स को मिलाकर क्या बना है? छ। उसके बाद ज और य को मिलाकर बना है ज्ञ। उसके बाद त और र को मिलाकर बना त्र। उसके बाद स और र को मिलाकर बना स्र। तो ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ त्र ज्ञ स्र, ये 4 जो होते हैं ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे है श्वास। श्वास या ऊ की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद। 2 भेद होते हैं। श्वास वायु यानी श्वास मतलब सांस लेते हैं, उसके आधार पर व्यंजन वर्णों के 2 भेद होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा है महाप्राण। तो हम देखेंगे एक एक करके। अल्प प्राण क्या होता है? तो अल्प प्राण उससे कहते हैं, देखिए इसका परिभाषा देखते हैं। अल्प प्राण का परिभाषा, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण जो होता है अल्प प्राण होता है, तथा अंत अस्त व्यंजन को भी अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण की संख्या 19 है। तो ये कह रहा है प्रत्येक वर्ग का प्रथम, प्रत्येक वर्ग ये उसका प्रथम, ये प्रथम हो गया, प्रथम ये तृतीय और पंचम, ये जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन जो कि 4 है, यह और ल हुआ, ये इतना क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ये जो येलो कलर से रंगा हुआ है अल्प प्राण है, अल्प प्राण। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 19 होती है। चलिए उसके बाद आता है नेक्स्ट महाप्राण। महाप्राण होता है प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ग को और उष्म व्यंजन, ये होता है महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चतुर्थ, देखिए इसमें उसी तरह डायग्राम बनाया गया है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा ये होता है और उसके साथ उष्म व्यंजन होता है। तो यह महाप्राण हो गया। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद है स्वतंत्री में श्वास कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के 2 भेद है। स्वतंत्री में श्वास कंपन के आधार पर व्यंजन वर्ण के 2 भेद है। एक होता है घोष वर्ण और एक होता है अघोष वर्ण। तो घोष वर्ण और अघोष वर्ण क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए सभी स्वर जो है प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण तथा अंत अस्त व्यंजन और ह को घोष वर्ण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सभी प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा यहाँ पर चौथा और पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा देखिए घ घ अंग ज झ य, प्रत्येक वर्ग का ये तीसरा चौथा और पांचवा आ रहा है। जैसे द ध न ब भ म, ये सब क्या है? तो ये घोष वर्ण होता है। और य र ल व, ये जो कि अंतःस्थ व्यंजन है। और अ से लेकर औ तक ये सभी स्वर जो आते हैं ये घोष वर्ण आते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 31 होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अघोष वर्ण। देखिए अघोष वर्ण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय व तलाबी स, मूर्धनी स और दंती स को क्या कहते हैं? अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, देखिए क और ख, फिर च और छ, फिर ट और ठ और त और थ, और उसके बाद प और फ, ये जो होता है प्रत्येक वर्ग का प्रथम और दूसरा वर्ण है। और साथ में ये तलाबी स, मूर्धनी स और दंती स, ये 3 जो होते हैं अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, इनकी संख्या कुल 13 होती है। तो यहाँ हमारा वर्णमाला यानी वर्ण विचार हमारा खत्म हुआ। उसके बाद कुछ देख लेते हैं लिपि क्या होता है। लिपि, लिपि जिसे बोलते हैं स्क्रिप्ट, क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट, लिपि, स्क्रिप्ट। देखिए लिपि क्या होता है? तो ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने हेतु निश्चित किए गए संकेतों या चिन्हों को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। देखिए जो भी हम शब्द बोलते हैं उसको प्रकट करने हेतु हम निश्चित किए गए संकेत द्वारा या चिन्ह द्वारा हम उसी को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। मान लीजिए हम कोई भी चीज़ अगर बोल रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, तो उसे लिपि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? लिपि। उसको संकेतों द्वारा बता रहे हैं कि क्या हम बोल रहे हैं, या चिन्हों द्वारा। तो वही है कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, ये 4 जो होते हैं भाषा, ये क्या होती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली। उसके बाद आता है पंजाबी। पंजाबी जो है गुरुमुखी लिपि द्वारा लिखी जाती है। फिर उसके बाद अंग्रेजी। अंग्रेजी जो है ये रोमन लिपि में लिखी जाती है।
और उर्दू और कश्मीरी जो लिखा जाता है वह फारसी लिपि में लिखा जाता है। और दो तीन महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। संसार की अधिकतर लिपियां जो होती है बाएं से दाएं लिखी जाती है। किधर? बाएं से दाएं लिखी जाती है। फारसी लिपि जो होती है वो दाहिने से, इधर से दाहिने से बाएं की तरफ लिखी जाती है। फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। और चीनी जापानी भाषाएं जो होती है वो ऊपर से या ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाती है। चीनी जापानी भाषाएं जो होती है क्या होती है? ऊपर से नीचे लिखी जाती है। तो यही हमारा पर वीडियो समाप्त होता है। आज हम लोग वर्णमाला, वर्ण विचार के बारे में जाने और लिपि पढ़ें कि लिपि होता क्या है। तो अगले टॉपिक में हम लोग लेकर आएंगे हिंदी व्याकरण का और भी टॉपिक। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।